हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी 2000 3 फरवरी की, जनवरी खत्म हो चुका है, 3 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एजुकेशन फैक्ट्री का प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज की जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। तो आपको पता है हमारा 2025-26 का बजट जारी हो गया है, 1 फरवरी को बजट आया था। तो उसका मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना के लेके आऊंगा क्योंकि जो बजट आया है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है कि अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, मतलब जो घाटा होने वाला है किसी, मतलब जैसे कि सरकार 1 रुपया कमा रही है तो उस 1 रुपये में कितना कहां पे इन्वेस्ट कर रही है, कितना खर्चा हो रहा है, उसके बाद फिर भी मतलब सरकार घाटे में जा रही है तो कितना घाटा है, वो जीडीपी के अकॉर्डिंग घाटा पूछा जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग बेटा? जीडीपी के अकॉर्डिंग। तो अब जीडीपी क्या होता है, राजकोषीय घाटा की बात करें, किसकी बेटा? राजकोषीय घाटा किसके अकॉर्डिंग? जीडीपी के अकॉर्डिंग। किसके? जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपना घाटा कितना रहने वाला है 2025 का। तो इस बार क्या है, घाटा क्या थोड़ा सा कम रहेगा पिछले साल की कंपैरिजन। मतलब जितना जीडीपी क्या होता है, अब जीडीपी वो होता है किसी देश का, मतलब कोई देश है उसका, मतलब एक फिक्स टाइम का बोले तो एक वित्त वर्ष के अंदर, मतलब उसकी जीडीपी कितनी रहेगी, उसका सकल घरेलू उत्पाद कितना रहेगा, मतलब वहां उस देश की इनकम कितनी है, वहां कितना प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना जनरेट कर रहे हैं, सारी कैलकुलेशन की जाती है। तो पूरे साल की जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है बेटा, वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष की मैं बात करूं जो कहां से कहां तक होता है वित्तीय वर्ष, वो होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का क्या होता है हमारा वित्तीय वर्ष होता है। इसके अंदर मतलब एक साल की जो जीडीपी है उसका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका राजकोषीय घाटा इस बार कितना रहने वाला है, तो वो रहने वाला है 4.40। कितना? 4.40 रहने वाला है, ठीक है, सकल जीडीपी का 4.40 रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि राजकोषीय घाटा कितना होता है और जीडीपी क्या होती है, ठीक है। तो पिछले साल कितना था वो भी देख लेते हैं। जो बजट हमारा अब की बार किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी क्या है फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, इन्होंने पेश किया है। 2024-25 का राजकोषीय घाटा कितना था? 4.8 था। बट अब की बार क्या है, राजकोषीय घाटा क्या थोड़ा सा कम होने वाला है। 25-26 का कितना होने वाला है? 4.4%। कितना रहने वाला है? 4.4% रहने वाला है। तो आपको याद रखना है 24-25 का कितना था? 4.8 था और 25-26 का कितना रहने वाला है? 4.4%। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो अब की बार इस बजट में बिहार का काफी ध्यान रखा गया है क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी आ रहे हैं जस्ट थोड़े दिन बाद में, और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका गठबंधन भी है बीजेपी के साथ। बीजेपी को इस चीज का भी डर है करंट गवर्नमेंट को कि अगर इन्होंने अपना गठबंधन हटाते हैं तो हमारी सरकार खतरे में आ सकती है, क्योंकि उनके पास पूरा ही बहुमत है। किसके पास? एनडीए की सरकार के साथ, ठीक है। तो पूरा ही बहुमत है, इसलिए इनको बिहार को काफी बजट दिया गया। तो वहां क्या है कि मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो किसकी बेटा? मखाना बोर्ड की। किसकी? मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब की बार क्या है,
ये जो बजट आया है इसके अंदर क्या हुआ है, बजट के अंदर दो चीजें आई थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बजट के अंदर एक तो क्या है, एक तो आता है हमारा बजट आता है जिसको हम बोलते हैं बजट बोलते हैं, ठीक है। एक और क्या आया है, अगर देखता हूं वो क्वेश्चन अगर आगे होगा तो वहां डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, हाँ वहां आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या आया है, बजट आया है। तो बजट में क्या है, बजट आता है पूरे साल का, मतलब बजट आता है पूरे आगे का, जो 25-26 का बजट आया है उसका बजट आया है, ठीक है। तो किसके तहत इसकी स्थापना की जाएगी, मखाना बोर्ड के तहत, मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट घोषणा में बिहार का मखाना बोर्ड गठन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में मखाना उद्योग को बढ़ावा देने का, मतलब मखाना होते हैं हमारे जो मखाना आपने देखे होंगे, ये देखो ये मखाना, इनको बढ़ावा देने के लिए, इसके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में क्या मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो वो कौन सा राज्य होगा, बिहार, ठीक है, बिहार होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाएगा। तो भारतीय तटरक्षक दिवस की मैं बात करूं तो कब मनाया जाएगा, कौन सा बेटा, भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, कोस्ट गार्ड डे, तटरक्षक दिवस कब मनाया जाएगा, तो तटरक्षक दिवस कब मनाया जाएगा, 1 फरवरी को मनाया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना की बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी बेटा, 1978 में। इसका स्थापना दिवस कौन सा है, कौन सा ये अब की बार स्थापना बनाया, तो 49वां है, ठीक है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब की बार स्थापना दिवस कौन से क्रम का है, 49वें क्रम का। इसके महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक की मैं बात करूं, निदेशक कौन है इसके कौन है, परमेश शिवम मणि क्या है बेटा, इसके महानिदेशक है, परमेश शिवम मणि इसके महानिदेशक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। तो हर साल हर साल 1 फरवरी को क्या है, इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 1 फरवरी को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने 1 फरवरी 2025 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया, जो कि राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के लगभग 5 दशकों का प्रतीक है। कौन सा बेटा, मतलब 50 साल होने वाले हैं तो 5 दशक हो गए ना, तो मतलब कौन सा था, इनका 49वां स्थापना दिवस था, और 1 फरवरी को क्या इनको स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका बेटा, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति की अनुमति दी है। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं बेटा, समझने वाली बात क्या है, तदर्थ न्यायाधीश। अभी तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश की मैं बात करूं, न्यायाधीश, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, मतलब जो क्या हो गए, रिटायर हो चुके हैं। तदर्थ का मतलब क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का रीअपॉइंटमेंट करना, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का क्या है, न्यायाधीशों का रीअपॉइंटमेंट है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट करना, मतलब उनको दोबारा नियुक्ति देना, ठीक है। अब दोबारा नियुक्ति क्यों दी जाएगी, तो जो हमारे वर्तमान सीजीआई है, सीजीआई कौन है, जस्टिस कौन है बेटा, जस्टिस संजीव खन्ना, कौन है बेटा, संजीव खन्ना है वर्तमान सीजीआई। तो जो हमारे सीजीआई होते हैं उनके पास स्पेशल राइट्स होता है, स्पेशल अधिकार होता है, किसके तहत, आर्टिकल 244 के, आर्टिकल अनुच्छेद 244 ए के तहत क्या इनके पास स्पेशल अधिकार होता है कि जो रिटायर न्यायाधीश है, जो सेवानिवृत्त हो गए, उनको दोबारा रीअपॉइंट किया जाए, उनको दोबारा वहां लगाया जाए। और हर एक हाई कोर्ट के अंदर, एक हाई कोर्ट के अंदर 2 से 5 न्यायाधीश आप लगा सकते हो, क्योंकि जो पेंडिंग मामले पड़े हैं बहुत सारे, उनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, उनको सुलझाया जाए। क्योंकि भारत में इतने ज्यादा केस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा केसों की ढेर लगता जा रहा है।
जो स्टाफ की कमी है, तो कुछ लोगों के फैसले तब तक आते हैं कि वो कुछ लोग तो क्या अपनी सजा काट लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है इसका कोई दोस्त नहीं था, उसने पूरी सजा काट ली। कुछ लोग क्योंकि क्या डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका फैसला आता है, उनका केस सालों साल चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन, जस्टिस संजीव खन्ना जी, इन्होंने जो अनुच्छेद 224 का, सॉरी 224 है, 44 नहीं सॉरी 224 का यूज करते हुए क्या बोला है कि जो रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको पेंशन, वेतन, भत्ते, सुविधा सब कुछ दी जाएगी, और जो पेंडिंग मामले हैं जल्दी से जल्दी उनको सुलझाया जाए। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 224 ए के तहत ये काम किया जाए। कौन सा, अनुच्छेद 224 के तहत, 224 ए के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। आर्टिकल 224 ए, सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संदर्भ में न्यायाधीश नियुक्ति की अनुमति भारतीय संविधान अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित है। आपसे पूछे कि 244 ए किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो सेवानिवृत्त हो गए, जो रिटायरमेंट हो गए, उन न्यायाधीशों को वापस काम पे लगाया जाए, उनको पेंशन, वेतन, भत्ते सब कुछ दिया जाए और वो काम करे आके। ठीक है, तो 224 ए किससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो किसमें बेटा, 2025 में जीडीपी कितनी रह सकती है, एक किस अनुमान लगाया है। हमारा बजट कब आया था, बजट आया था 1 फरवरी को। ठीक है, एक यहां पे शब्द आ रहा है बेटा, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आ रहा है। 2024-25 मतलब इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट हमारा आता है, जैसे मान लो बजट आया हमारा 1 फरवरी को, तो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो हमारा आता है बजट से 1 दिन पहले। बजट आता है हमेशा आगे वाले साल का बजट आता है। बजट किसका आया था बेटा, बजट आया था 2025 और 26 का बजट जारी हुआ है। मतलब सरकार ने अपना एजेंडा रखा है कि हम 2025 और 26 में पूरे साल में कहां कहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहां कहां पे योजनाएं लागू करेंगे, कहां कहां आपको फायदा मिलेगा, मतलब हम पूरे साल में कहां कहां काम करने वाले, कहां कहां पैसा लगाने वाले, वो तो होता है हमारा बजट। ठीक है, एक शब्द है आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये क्या होता है, ये आता है पिछले साल का, मतलब 2024-25 में हमने क्या किया उसके बारे में ये चीजें बताता है। ठीक है, उसका अनुमान दिखाया जाता है, तो वो आता है बजट से 1 दिन पहले। कब आता है, बजट से 1 दिन पहले, याद रखना, और बजट आता है उसके 1 दिन बाद। तो बजट आया 1 फरवरी को, इकोनॉमिक सर्वे आया 31 जनवरी को। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2025 की जीडीपी क्या रहेगी, इससे आपसे ये पूछा है। तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है जो जीडीपी है, तो उसका जो अनुमान रखा है अब की बार है 6.4%। कितना बेटा, 6.4% रहने का अनुमान है रखा है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट क्या होता है। अब आपसे पूछे जाए कि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है बेटा, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, सलाहकार कौन है, आपसे पूछा जाए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर अनंत नागेश्वर, डॉक्टर अनंत नागेश्वर। ठीक है, हमारे क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा कि हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार को डॉक्टर अनंत नागेश्वर। ठीक है, तो अब आपको कंफर्म हो गया कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और बजट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका हमारा राइट आंसर होने वाला। चलते हैं इसके बाद थोड़ी जानकारी देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी में 6.3% से लेकर 6.8% तक वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2025 में ये जीडीपी का कितना रहने की है, 6.4% रहने का क्या है अनुमान लगाया जा रहा है।
26 में 6.3 से 6.8 है, बट 25 की बात करें तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 10 के औसत के करीब करीब रहने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्वी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पे होगा? तो किसका बेटा? रायसीना। अब रायसीना क्या होता है? रायसीना डायलॉग पढ़ा होगा आपने, रायसीना डायलॉग आपने पढ़ा होगा, डायलॉग। अब रायसीना कहां पे है भारत में? रायसीना कहां है? रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी कहां है बेटा? पहाड़ी कहां पे है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, और दिल्ली रायसीना की पहाड़ी पे क्या है? दिल्ली पे, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पे क्या है? राष्ट्रपति भवन है। क्या है बेटा? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये आपको पता होगा सबको। अब रायसीना डायलॉग हो रहा है, ये कहां कहां पे हो रहा है? तो ये हो रहा है बेटा अबू धाबी में। कहां पे? अबू धाबी, यूएई की राजधानी है। ठीक है, ये अबू धाबी में हो रहा है। ठीक है, ये किस लिए हो रहा है? तो विशेष तरह वर्तमान की जो विशेष चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए, जो विशेष प्रॉब्लम है, विशेष तरह की समस्याएं हैं, इनको निपटने के लिए ये किया जा रहा है। किस नंबर का? प्रथम रायसीना मध्य पूर्वी सम्मेलन है, 2024 वाला हुआ था। वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था ग्रीस में। तो उसके चीफ गेस्ट कौन से थे बेटा? चीफ गेस्ट की मैं बात करूं, चीफ गेस्ट कौन थे हमारे उस टाइम? थे मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी हमारे चीफ गेस्ट थे। ठीक है, ये याद रखना आप। अब की बार कौन है चीफ गेस्ट? अब की बार कौन है? हमारे विदेश मंत्री है। कौन है? अब की बार मैं चीफ गेस्ट की बात करूं, चीफ गेस्ट की बात करते हैं तो कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे भारत के विदेश मंत्री है, ये वहां पे जाएंगे। अब की बार ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं। अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। इसका महत्व क्या है? वर्तमान विशेष चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इस पे मतलब वर्तमान में जो विशेष तरह की चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, इनकी बैठक की जाएगी, यहाँ पे चर्चा की जाएगी और हमारे विदेश मंत्री इसमें भाग लेंगे। अब की बार ये चीफ गेस्ट रहने वाले, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। पहला रायसीना मध्य पूर्वी सम्मेलन 2025 वाला 28 से 29 जनवरी को आयोजित किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात जो कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में किया गया। और ये हमारे विदेश मंत्री यहाँ पे खड़े, ये चीफ गेस्ट के रूप में इन्होंने भाग लिया और वर्तमान की जो विशेष तरह की चुनौतियां, इनसे निपटने पे यहाँ के क्या हुई थी? चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो अब क्या बेटा, गुनेरी कहां पे है? आपसे पूछी जाएगी क्या बेटा? गुनेरी। क्या? गुनेरी की बात करें तो ये कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात। इसको क्या बनाया गया है? ये राज्य की क्या है? फर्स्ट है। राज्य की क्या है? फर्स्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, मतलब पहली जैव विविधता है। पहली जैव विविधता की श्रेणी में इसको डाला गया, राज्य की पहली जैव विविधता विरासत है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखना, गुजरात के जामनगर में रिलायंस क्या कर रही है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। गुजरात में क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही है बेटा? रिलायंस क्या कर रही है? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, दुनिया का, ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। क्या? डेटा सेंटर बनाने जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। तो गुनेरी कहां पे है, जिसको राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता विरासत में घोषित किया है, वो कहां पे है? गुजरात। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी इज द राइट। संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने गुजरात जैव विविधता बोर्ड की सिफारिश पर कार्य करते हुए कच्छ जिले में, कहां पे बेटा? कच्छ जिले में लखपत तालुका में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक तौर पर गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है बेटा? गुनेरी है। कौन सा है? गुनेरी है। ठीक है, ये कहां पे है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहां पे? गुजरात के कच्छ जिले में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं? हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? कितने बेटा? रामसर स्थल की बात करूं तो भारत में अब रामसर स्थल कितने हो गए? याद रखना रे, रामसर स्थल कितने हो गए? 89। सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे ज्यादा की बात करें,
सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा कहां है, सबसे ज्यादा कहां है, तमिलनाडु में। कहां पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और एशिया के अंदर बात करें सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा कहां है, एशिया में बात करें सबसे ज्यादा तो भारत है। भारत में कितने हो गए, 89 हो गए। सेकंड नंबर पे कौन है बेटा, सेकंड नंबर पे कौन है, चीन है। सेकंड नंबर पे कौन है, चीन में कितने हो गए, 82 हो गए। भारत में बात करूं सबसे ज्यादा कहां, तमिलनाडु में। एशिया में बात करूं सबसे ज्यादा भारत के अंदर 89 हो गए, और चीन के अंदर कितने, 82 है, चीन का नंबर सेकंड है। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था बेटा, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईरान में हुआ था। रामसर जगह है ईरान में, वहां पे ये रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 के अंदर हुआ। तो भारत के अंदर अभी लेटेस्ट 4 रामसर साइट ऐड की गई, कितनी बेटा, 4। वो भी देखेंगे कौन कौन सी वो 4 रामसर साइट है, कितनी ऐड की गई है, 4 रामसर साइट ऐड की है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो भारत सरकार ने रामसर आर्द्र भूमि स्थल में 4 नए आर्द्र भूमि स्थल शामिल किए। कितने, 4 नए आर्द्र भूमि शामिल हो गए। चारों इंपोर्टेंट है, याद रखना कौन कौन से है। 2 तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन कौन सा है, सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा, सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य, नाम बहुत खतरनाक है भाई। दूसरा कौन है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। 2 पक्षी अभ्यारण्य कहां पे आगे, तमिलनाडु के आगे। 4 टोटल है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, भारत के अंदर 89 हो गए। तो तमिलनाडु कौन सा, सक्काराकोटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सिक्किम में हुआ। एक कहां पे हुआ है, सिक्किम में खेचे ओपालारी, खेचे ओपालारी। कौन सा बेटा, खेचे ओपालारी, ये सिक्किम में है, ठीक है। चौथा कहां है, झारखंड में उदवा झील को, झारखंड में क्या, उदवा झील को शामिल किया गया। मतलब टोटल 4, 2 तमिलनाडु में, एक उत्तराखंड में, सॉरी 2 तमिलनाडु में, एक सिक्किम के अंदर, एक झारखंड के अंदर, 4 शामिल किए गए। देश में रामसर स्थल कितने हो गए, 89 हो गए। एशिया में सिर्फ ज्यादा रामसर स्थलों की संख्या भारत में हो गई, और उसके बाद चीन में कितनी हो गई, 82 हो गई। तो एशिया के अंदर भारत में सबसे ज्यादा हो गई, चीन में दूसरा नंबर 82 हो गया, भारत में 89 हो गए। 2 तमिलनाडु के अंदर ऐड हुए, एक झारखंड में हुआ और एक सिक्किम के अंदर। टोटल 4 नए रामसर साइट ऐड है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, जो भी लगाना है वो लगा लेना, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं। और एक आपको याद रखना है, भारत में यूनेस्को साइट कितनी होगी, तो यूनेस्को साइट की मैं बात करूं, भारत में कितनी होगी बेटा, 43 होगी। 43वीं कौन सी, असम की मोइदम वाली है, मोइदम ओहम राजवंश के जो कब्रिस्तान है वो है 43वीं। ये मैंने काफी बार करा दिया, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। अब भारतीय रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया बेटा, निर्बाध यात्रा। निर्बाध यात्रा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई एक सिटी से या एक जगह से कोई दूसरी जगह जा रहे हो, कोई ऐसी अननोन सिटी में जा रहे हो, अननोन शहर में जा रहे हो, उसकी जो कल्चर है या संस्कृति है, वहां का मतलब टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन है, आपको पता नहीं है, तो इन सब चीजों को आपको पता लगाने के लिए, मतलब उसकी जानकारी देने के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी तरह की जानकारी मिल जाए रेलवे से संबंधित, और जिस जगह आप ट्रेवल करने जा रहे हो, जहां पे जा रहे हो, उसके बारे में सारी जानकारी आपको उसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, उसी ऐप के अंदर मिल जाए, तो उसको क्या, या भारतीय रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसको क्या है, निर्बाध यात्रा। निर्बाध यात्रा का मतलब है कोई आप नई जगह जा रहे हो, उसके बारे में आपको जानना है, पता लगाना है, ठीक है। तो उस ऐप का नाम क्या है बेटा, सवार रेल। क्या है, सवार रेल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवार रेल ऐप लॉन्च किया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है। सवार रेल लॉन्च किया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट होगा। भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए सवार रेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को सवार रेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना। रेलवे की जितनी भी सेवाएं हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी उपलब्ध हो जाए, एक ही ऐप के अंदर मिल जाए, और जहां जा रहे उसके बारे में पता लग जाए। तो ऐप वर्तमान में कहां पे, आपको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल का प्ले स्टोर है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आम जन के लिए इसको लागू कर दिया है, प्ले स्टोर पे उपलब्ध हो गए हैं। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू 10 नंबर क्वेश्चन, किस देश में पर्वत को अब कानून
द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी है। कौन सा देश है जिसने पर्वत को क्या है, पर्वत के लिए कानून बना दिया कि पर्वत को क्या है एक व्यक्ति की तरह माना जाएगा। पर्वत क्या होगा बेटा, एक अब पर्वत क्या है, पर्वत क्या है, एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति है मतलब कानूनी रूप से, किससे, कानूनी रूप से, कानूनी रूप से, ठीक है, कानूनी रूप से पर्वत भी क्या एक अब व्यक्ति होगा। तो कौन सा देश है कानूनी रूप से मान्यता मिल गई है, मान्यता मिल गई है, तो कौन से देश ने मान्यता दी है, तो मान्यता देने वाला देश बेटा कौन सा है, न्यूजीलैंड। कौन है बेटा, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड ने ऐसा क्यों किया है, न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है कि जो पर्वत है इनको संरक्षण करने के लिए, इनको बचाने के लिए या इस तरह के कानून बनाए जाए कि लोग इनका संरक्षण करें, इनको बचाए, इनको हानियां न पहुंचाए, इनका खनन वगैरह न करें। तो इसलिए क्या पर्वत भी क्या एक अब कानूनी रूप से व्यक्ति माना जाएगा। ये एक पहला देश हो गया जिसको पर्वत को एक व्यक्ति की तरह कानूनी रूप प्रदान कर दिया। तो वो देश कौन सा हो गया बेटा, न्यूजीलैंड। कौन सा हो गया, न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। कौन सा, न्यूजीलैंड। क्यों किया है वो भी देखते हैं। एक ज्वालामुखी कारण ये किया गया है। न्यूजीलैंड ने कानूनी व्यक्ति का दर्जा पाने वाले प्राकृतिक संरचना बनाई है। इससे पहले न्यूजीलैंड में एक नदी और एक पवित्र भूमि क्षेत्र को भी यह दर्जा मिल चुका है। अब पर्वत को दिया इन्होंने, मतलब एक पहाड़ को दिया, पर्वत को दिया। इससे पहले एक नदी को भी दे चुके हैं और एक किसको दे चुके हैं, एक पवित्र भूमि को भी इसका दर्जा दे चुके हैं। ठीक है, ये कितना है, 2528 मीटर ऊंचा है और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये जो आपको दिख रहा है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब अब यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आता कभी, ये ज्वालामुखी कारण ही बना था। और न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश हो गया जिसको पर्वत को एक व्यक्ति कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। इससे पहले नदी को भी दे चुका है और भूमि क्षेत्र को भी दे चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। अब डिस्कस करेंगे 10 से 1 लाइनर। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कब शुरू हुआ, तो 2011 में ये अभ्यास शुरू किया गया था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कितने टेस्ट विकेट लेकर सबसे तेज गेंदबाज बन गए, तो 200 टेस्ट विकेट लेकर सबसे तेज गेंदबाज बन गए। काम्य कीर्ति केन ने विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। ये किस शहर से संबंधित है, तो काम्य कीर्ति सेन बेटा मुंबई से संबंधित है। उन्होंने विश्व की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री कौन है, टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो गिरिराज सिंह हमारे क्या केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, वस्त्र मंत्री है। भारत ने अभी हाल ही में जीडीपी आंकड़ों को संशोधित करने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन है बेटा, विश्वनाथ गोल्डर क्या है इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। जनरेशन बीटा शब्द द्वारा किसके द्वारा दिया गया, जनरेशन बीटा ऑस्ट्रेलियाई भविष्य वक्ता मार्क मेड्रिकल द्वारा दिया। किसके द्वारा, मार्क मेड्रिकल द्वारा जनरेशन बीटा शब्द दिया गया। द्वीप समूह एजेंसी आईडीए की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 2017 को द्वीप समूह एजेंसी आईडीए की स्थापना की गई थी। लोकटक झील कहां स्थित है, तो मणिपुर के अंदर क्या है बेटा, लोकटक झील स्थित है। भारत ने अभी हाल ही में कौन सी नौसेना में 2 युद्धपोतों को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत शामिल किए गए। उनका नाम क्या, सूरत और नीलगिरी। क्या है बेटा, सूरत और नीलगिरी। पुलकित झील कहां स्थित है, तो पुलकित झील काफी फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछ जाती है, तो कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये हमारे आज के 10 वन लाइनर थे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, भारत का केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया जाता है, भारत के अंदर केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था आपकी बार, तो कब किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर किया करो, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक काफी मोटिवेट करता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और नोट्स वगैरह बनाते रहे। तो जय हिंद, धन्यवाद।